गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे पाठ 2 दादी माँ का। ठीक है, पाठ की रीडिंग तो हम पहले जब ये पाठ आपको पढ़ाया गया तो पाठ की रीडिंग हम उस समय कर चुके हैं। ठीक है, रिवीजन में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से अब आपके इन पाठों में से क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो रीडिंग तो हम कर चुके हैं पहले, है कि नहीं। अब हम ये देख लेंगे कि इसमें होना क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने पाठ में कई जगह पे जो है बेटा कुछ शब्दों को रेखांकित किया है। ये जो शब्द हैं जैसे शुभचिंतक, प्रतिकूलता, स्वच्छ, वन प्याज, विचित्र, जलाशयों, आषाढ़, ऐसे शब्दों को जिनको मैंने रेखांकित किया है, ये कठिन शब्द हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। साथ ही साथ रिवीजन वीडियो में, पुनरावृत्ति वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार पाठ के बीच से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, और कैसे जो है आपसे जो है पाठ के बीच से शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और वाक्य प्रयोग के लिए शब्द दिए जाएंगे। साथ ही साथ कुछ वाक्य आपको दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि ये वाक्य किसने और किससे कहें। ठीक है, तो जैसे ये पहले हमारी लाइन है कि कमजोरी ही है कि अपनी सच तो यह कि जरा सी कठिनाई पड़ने पर बीसों गर्मी और बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन प्रायः घबरा जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर जो है मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन लौट आए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे मारा था। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जरा से प्रतिकूल परिस्थिति से घबराने वाला कौन था, तो आप लोग का उत्तर क्या होगा? लेखक। ठीक है, कौन लेखक के पीठ पीछे उसका मजाक बनाते थे? लेखक के शुभचिंतक मित्र। ठीक, इस तरीके से समझ गए आप। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा तथा साई, अधगली घासें, घरे और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिड़वा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जोर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। जोर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीदार धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संधा टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सिर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल दी। अदृश्य, ये आप देख रहे हैं जो रेखांकित चित्र है, इनको आप साथ साथ लिखते जाएंगे। अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं,
चला गया आदि प्रश्नों को पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। ठीक है। दादी माँ को गांव गंवई की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। किसके नाम याद थे दादी माँ को? गांव गंवई की 50 किस्म की दवाइयों के नाम। ठीक। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसामा, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मैं महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिहाई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये पाठ पढ़ा। ठीक है, इसमें से जो है जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि बीच से जो है प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपसे पूछ जाए कि जो है आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महामारी विसूचिका के दिनों में जो है दादी माँ क्या करती थी, तो आप लोग देंगे कि गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल से धूप, सफाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें करती थी। इसके बाद देखेंगे किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसन आती और बहुत बुलाने पर माँ आती। दादी माँ, बहन बुरा न मानना, कार्य प्रयोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दी, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि मांगते समय कैसी आई थी। यह वाक्य किसने किससे कहे, तो आप क्या कहेंगे, यह वाक्य दादी माँ ने रामी की चाची से कहे। ठीक है, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई बोली। अब ठीक है, आपसे पूछा दूंगी मालकिन, यह वाक्य किसने किससे कहा, रामी की चाची ने दादी माँ से कहा। ठीक है, दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करोगी, उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट के बोली। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे ही देगी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी, तो किस पे बिगड़ रही थी, रामी की चाची पे। ठीक है, दादी माँ रामी की चाची पे क्यों बिगड़ रही थी, क्योंकि रामी की चाची ने दादी माँ से उधार लिया था जो उसने लौटाया नहीं था। ठीक, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची, तो उसने विहर होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया, ऊपर
से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, बेटा देवता। अब आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रामी की चाची किसको दुआएं दे रही थी? किसको दे रही थी? दादी माँ को। ठीक है, या प्रश्न ऐसा हो सकता है कि रामी की चाची दादी माँ को क्यों दुआएं दे रही थी? तो आप क्या कहेंगे कि दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला कर्जा तो माफ़ कर दिया था, साथ में ही उसकी बेटी की शादी में उन्हें 10 रुपये और देकर कहा कि जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 5-10 के लिए हंसाई न हो। ठीक। वह तो रोज़ बहुत डांट रही थी। मैंने उससे पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ? रामी की चाची बोली। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतों का रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। इसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य से दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो महिलाओं ने, जो घर की महिलाएं जो नृत्य का प्रोग्राम करी थी घर में, उन्होंने आपत्ति की कि इस बच्चे को यहाँ। तो दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है छोटा, ब्रह्मा का पता, इसको रहने दो। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई गलती हो जाने पर अगर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाए तो अभयदान मतलब दादी से जो है कोई ना कोई दादी जो है बचा ही लेगी डांट से, है ना। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती हैं। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दे दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने को की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और ही डामाडोल कर दिया। ठीक है, कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मतलब एक कुकुरमुत्ते वो होता है जैसे आपके मशरूम होते हैं, ऐसी बरसात में उगते हैं, वो बहुत जल्दी उगती है 1-2 दिन में। तो मतलब बहुत जल्दी ऐसे शुभचिंतक जो कि आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है, ऐसे झूठे शुभचिंतक जो है घर के आसपास आने लगे और उनकी वजह से उनके घर की स्थिति और बिगड़ गई। ठीक है, एक मुहावरा है यहाँ पे, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब कि सामने से तो दिखावा करते हैं आपका अच्छा होने का, लेकिन पीठ पीछे जो है आपका बुराई करते हैं या आपका बुरा चाहते हैं। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। ठीक है, लोगों के बहकावे में आके उनके पिता ने उनके दादाजी के श्राद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। वो घर की नहीं थी, इसका मतलब किसी से उधार लिया गया था। ठीक है, दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था।
पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोचते थे बेटा। ठीक है, अब इसमें प्रश्न आपसे हो सकते हैं, ठीक है, कि क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? यह किसने कहा? दादी माँ ने। ठीक है।